चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी में एक न्यूज़ आई है मेदाराम जतारा मेला से रिलेटेड। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है जो कि कुंभ के बाद सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। साउथ इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है मेदाराम जतारा ट्राइबल फेस्टिवल। तेलंगाना में 16 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। एक बात यहाँ इम्पोर्टेंट वो ये है कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने तेलंगाना के राजकीय त्यौहार मेदाराम जतारा को विशेष उत्साह के साथ मनाने में हेल्प की है रुपए पैसा से। ठीक है, इसके लिए 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट किया गया था। अब यहाँ जो काम की बात है वो ये है कि इसके शुभ महत्व को ध्यान में रखते हुए जतारा को 1996 में एक राजकीय त्यौहार घोषित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2018 और 2020 में आयोजित जतारों के लिए प्रत्येक वर्ष में 2 करोड़ रुपए जारी करने का प्रावधान किया था। धन का उपयोग मेदाराम जतारा की ब्रांडिंग, इसकी संगठनात्मक गतिविधि जैसे एक हफ्ता तक चलने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव होता है, फिल्म वीडियो देखने को मिलेगा, वृत्तचित्र का निर्माण हो गया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके माध्यम से मेदाराम जतारा को हम पूरे देश भर में प्रचारित करेंगे। इसीलिए ये पैसे को एलोकेट किया गया है। इसके अलावा मेदाराम जनजाति संग्रहालय और सांस्कृतिक परिसर को मजबूत करने के लिए भी ये पैसा दिया गया है। मेदाराम जतारा जो रहता है तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति एक कम्युनिटी है, ग्रुप है, जिसका नाम है कोया ट्राइबल्स। कोया जनजाति द्वारा इसको 4 दिनों तक मनाया जाता है तेलंगाना में। थोड़ी सी यदि हम और भी डिटेल देखें तो बताया जा रहा है देवी समक्का और सरलम्मा, इनके सम्मान में मेदाराम जतारा आयोजित किया जाता है। ये साल में 2 साल में एक बार फरवरी के महीना में पूर्णिमा के दिन इसको हम मनाते हैं, मतलब कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। कई सारे गाँव की कई सारी जो अनुसूचित जनजातियां हैं वहाँ इकट्ठा होती हैं और कई सारे तीर्थयात्री मुलुगु जिले में पूरे उत्साह के साथ त्यौहार मनाने के लिए आते हैं। अभी वर्तमान की बात करेंगे, जो जतारा त्यौहार द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार मनाया जाता है और तेलंगाना गवर्नमेंट के आदिवासी कल्याण विभाग के सहयोग से कोया आदिवासियों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसमें लाखों लोग शामिल रहते हैं और इस दुर्लभ अवसर को देखने के लिए 2 साल तक इंतजार करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए 4 दिन का मेदाराम जतारा सबसे शुभ दिन माना जाता है। यही बात यहाँ पर बताई जाती है कि देखो 16 फरवरी 2022 को हजारों भक्तों की भागीदारी के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में ऐतिहासिक उत्सव चालू हुआ था, जिसको मेदाराम मेला कहते हैं ना। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार जो जनजाति पुजारी रहते हैं, इन्होंने चिलकाल गुट्टा जंगल और मेदाराम गांव में स्पेशल पूजा अर्चना करी थी। भक्त जनजाति देवताओं की पूजा करते हैं, सड़क की परिक्रमा करते हैं और देवी देवताओं को गुड़ चढ़ाने के लिए नंगे पांव चलते रहते हैं। ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर हुई थी इस मेदाराम ट्राइबल फेस्टिवल में। पीआईबी के बाद हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर से कौन कौन सी न्यूज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ है वो फॉरेन वाले हिस्से से है। पुतिन मैक्रोन एग्री टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्ट यूक्रेन। यूक्रेन का जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पर सीज फायर के लिए दोनों ही जो देशों के प्रमुख हैं वो क्या है, एग्री हो गए, पुतिन और मैक्रोन। फ्रेंच और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेट टू मीट, मतलब ये फ्रेंच और रशियन के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, आपस में उनकी मीटिंग हो सकती है। फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और रशिया के लीडर है व्लादिमीर पुतिन संडे के दिन एग्री हो गए हैं टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्टर्न यूक्रेन। मिस्टर मैक्रोन्स का
ऑफिस की तरफ से ऐसी बात कही गई है। बताया जा रहा है इन ए फोन कन्वर्सेशन लास्टिंग 105 मिनट दे आल्सो एग्रीड ऑन द नीड टू फेवर ए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द क्राइसिस। अभी जो क्राइसिस आया है उसके लिए हमें डिप्लोमेटिक तरीके से निपटना है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहिए टू द क्राइसिस। इसके अलावा डू एवरीथिंग टू अचीव वन, ठीक, और उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आगे बताया जा रहा है मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर मैक्रोन सेड दे वुड वर्क इंटेंसली, ठीक है। इनका कहना है कि हम जो है तेजी के साथ, मजबूती के साथ काम करेंगे टू अलाउ द ट्राईलैटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप यूक्रेन, रसिया और OSCE टू मीट टू गेट ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज टू कमिट टू सीज फायर एट द कॉन्टैक्ट लाइन। मतलब कि यदि कोई और देश शामिल होना चाह रहा है, दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लागू करवा सके, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, ऐसे इसमें बताया जाता है। यहाँ पर ट्राईलैटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप की बात करी जाती है, OSCE, यूक्रेन, रसिया और OSCE, where government troops and pro-Russian separatists are facing each other। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं पोलियो से रिलेटेड। बताया जाता है आफ्टर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं, एन आउटब्रेक ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन अफ्रीका। लगभग 5 साल बाद अफ्रीका में एक वाइल्ड पोलियो वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला। एक केस वाज डिटेक्टेड इन लिलोंगवे, द कैपिटल ऑफ मलावी। मलावी की राजधानी है लिलोंगवे। यहाँ पर एक केस देखने को सामने आया। बताया जाता है इन मिड फरवरी डाटा शो, मिड फरवरी में कुछ डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है, पोलियो केसेस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले 10 साल में केसेस बहुत कम हो गए हैं पोलियो के, लेकिन इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब इसमें मलावी भी शामिल हो गया है, हैव रिपोर्टेड केसेस आफ्टर 2010। The decline in cases can be attributed to aggressive vaccination campaign। मतलब कि केसेस जो कम हुए हैं वो वैक्सीनेशन कैंपेन के चलते चलते हुए। बताया जा रहा है मोर देन 85% ऑफ 1 ईयर ओल्ड्स वर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द वायरस वर्ल्ड वाइड। 2019 का ये डाटा है। बताया जा रहा है 85% से भी ज़्यादा बच्चे जिनकी उम्र एक साल है, इनको वैक्सीन दी जा चुकी है। इंडिया की यदि हम बात करें 19-20 का आंकड़ा, ओनली 80% ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज ग्रुप दिखाई जा रही है 12 से लेकर के 13 मंथ, 12 से लेकर के 23 मंथ हैड रिसीव्ड 3 डोजेस ऑफ पोलियो वैक्सीन बाय जास्मिन निहलानी, रेबेका रोस वैग्रीड एंड, ये रिपोर्ट जो दी है उनके नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। तो फर्स्ट इन 5 years the graph shows the number of polio cases in African region according to the global polio eradication initiative। A 3-year-old girl had on onset of paralysis in November 2021। the virus was sequenced in February and was confirmed as polio। कब ये केस आया, कब उसका कंफर्मेशन हुआ, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। ये जो ग्राफ बता रहा है कि कौन से साल में कितने केसेस सामने आए हैं, ठीक है। मान के चलो 2006 की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर देखने को मिले थे, लगभग 1200 केसेस। अब 2022 में एक केस यहाँ बताया गया है और इसके बारे में कुछ फैक्ट ये है, अकॉर्डिंग टू द WHO द केस वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, और and so does not affect the African region's polio virus free status। तो इस प्रकार से जब ये पाकिस्तान से आया है तो अफ्रीका का जो रीजन है पोलियो वायरस फ्री की हम बात कर रहे हैं तो उसको ये इफेक्ट नहीं डालता, ऐसा इसमें बताया जाता है। अब अगला जो 2 नंबर का पॉइंट हम देख रहे हैं, ठीक है, ये बताता है मैपिंग द लास्ट केस। इसका मतलब ये है कौन से देश में लास्ट बार पोलियो का केस आया था।
द मैप शोज द डिकेड, डिकेड का मतलब यहाँ पर दशक बताया जाएगा कि इस साल से इस साल के बीच में लास्ट केस मिला था, इसके बाद कोई केस नहीं आया है। द मैप शोज द डिकेड इन विच पोलियो वाज रिकॉर्डेड इन द कंट्री, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इन द यूएस द लास्ट नॉन केस वाज रिकॉर्डेड इन 1979, और वो दशक रहा होगा 1970 से लेकर के 1979 वाला। पाकिस्तान की बात करें, ए केस ऑफ द वायरस वाज रिकॉर्डेड इन 2021, मतलब इसी दशक की हम बात कर रहे हैं। लास्ट डिटेक्टेड ड्यूरिंग 1960 से 69, मतलब उसको ग्रीन कलर दिया गया है। कलर अभी अभी यदि दिया गया है ना टिल प्रेजेंट, तो उसको काला कलर कर दिया गया, जैसे कि पाकिस्तान की बात की जा रही है और उसके साइड वाले कंट्री की बात की जा रही है। और जो रेड रेड कलर आप देख रहे हैं, एकदम डार्क रेड, 2010 से लेकर के 2019, इसमें इंडिया भी शामिल है, अफ्रीका भी शामिल है। अब इसमें एक बात बताई जाती है, ऑफ द 206 कंट्रीज विथ डाटा, 206 देश हैं, उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 21 हैड एटलीस्ट वन केस ऑफ द वायरस आफ्टर द ईयर 2000, उसमें से 21 देश तो ऐसे हैं कम से कम जिनके यहाँ पर एक केसेस हमको देखने को मिला है 2000 के बाद में, यदि आप देखोगे। दिस इंक्लूड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, घाना, इंडिया, इराक, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया और सूडान। और इस हिसाब से अपन यदि देखें ना, तो ऐसा लग रहा है कि जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा पोलियो इफेक्टिव रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव की यहाँ पर बात करी जाती है। तीसरे नंबर का जो फैक्ट यहाँ पर बताया जाता है, द ग्राफ शोज दैट शेयर ऑफ 1 ईयर ओल्ड्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो वायरस एवरी ईयर सिंस 1980, मतलब कि 1980 के दशक से 1 ईयर ओल्ड्स, 1 साल जिसकी उम्र हो गई है, ठीक है, उसका क्या शेयर रहा वैक्सीनेशन के लिए अगेंस्ट द पोलियो वायरस। ईच लाइन रिप्रेजेंट ए रीजन। 1980 में कितना परसेंट शेयर रहा, 2000 में कितना परसेंट, और 2019 में कितना परसेंट शेयर रहा। अलग अलग यहाँ पर महाद्वीप वाइज डेटा बताया गया है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं वो यूरोप का रहा है, 70% से भी ऊपर वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पर। और लाल कलर आप देख रहे हैं एकदम, ये तो 10% से भी कम रहा है, और लाल से भी कम रहा है। ये हल्का सा जो आप कलर देख रहे हैं ना, ये वाला कलर, ये तो लाल कलर से भी नीचे रहा है। तो लाल कलर है आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और ये वाला जो है साउथ ईस्ट एशिया का है। परसेंट यहाँ पर बताया जाता है, ईयर के साथ में बताया जाता था। अफ्रीकन रीजन लैग्स बिहाइंड द रेस्ट विथ 76% वैक्सीनेशन कवरेज एज ऑफ 2019। स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। द मैप शोज द शेयर ऑफ चिल्ड्रन विथ एज 12 से लेकर के 23 मंथ हु हैव रिसीव्ड 3 डोजेज ऑफ द पोलियो वायरस वैक्सीन। अब आप भारत के अंदर भी देख लोगे तो स्टेट वाइज यहाँ पर एक सा डाटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। कुछ कुछ ग्रीन कलर जो आप देख रहे हो वो बताता है कि कितना परसेंट वैक्सीनेशन हुआ है पोलियो के खिलाफ में। 85% से ज़्यादा मतलब ग्रीन, और पीला कलर आप देख रहे हैं 75 से 85, और 75% से भी कम है मतलब कि ये रेड कलर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बात बताई जाती है, इसमें बताया जाता है एमंग द मेजर स्टेट उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव 90% प्लस, 90% से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। कितनी डोज? 3 डोज की बात करी जाती। और अदर हैंड की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को ने 75% से भी कम वैक्सीन अपने यहाँ दे पाया है। अब फ्रंट वाली न्यूज़ हम देखे थे ना कि सीज़ फायर की बात जो है हो सकती है, सीज़ फायर लागू हो सकता है पूर्वी वाले यूक्रेन में। तो इंटेंस डिप्लोमेटिक वर्क विल टेक प्लेस इन कमिंग डेज, ठीक है। तो एकदम जो काम है तेज़ी के साथ में हो जाएगा, ऐसा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं
मैक्रोन के ऑफिस से ऐसी खबर आई है। विद सेवरल कंसल्टेशन टू टेक प्लेस इन द फ्रेंच कैपिटल, मिस्टर मैक्रोन और पुतिन आल्सो एग्रीड दैट talks among Russia, Ukraine, France और Germany should resume to implement so-called Minsk Protocol, which in 2014 had already called for a ceasefire। मिन्स्क प्रोटोकॉल की बात करी जाती है यहाँ पर। 2014 में बात बताई गई थी सीज फायर की, ठीक है। तो यहाँ पर मिन्स्क प्रोटोकॉल का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दे हैव आल्सो एग्रीड टू वर्क टुवर्ड ए हाई लेवल मीटिंग विद द एम ऑफ डिफाइनिंग ए न्यू पीस एंड सिक्योरिटी ऑर्डर इन यूरोप। इसके अलावा यूरोप की भी बात करी जाती है कि यहाँ पर भी पीस और सिक्योरिटी ऑर्डर लाना है अपन को। ए वाशिंगटन रिपोर्ट कोटिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन said US President Joe Biden is willing to meet Mr. Putin at any time to prevent a war in Ukraine. Mr. Blinken told CBS Face the Nations, the US President has made very clear that he is prepared to meet President Putin at any time in any format if that can help prevent a war. एक न्यूज़ हम बात देखने वाले हैं इंडस ट्रीटी एनुअल मीट की। 1 मार्च से ये चालू होने वाली है। बताया जा रहा है ए 10 मेंबर इंडियन डेलीगेशन विल विजिट पाकिस्तान फॉर एनुअल मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन फ्रॉम 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च। ए सीनियर जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफिशियल का कहना है ऑन संडे। आगे बताया जा रहा है इन ए फर्स्ट सिंस द साइनिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज, इसमें 3 वुमेन ऑफिसर विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द इंडियन डेलीगेशन, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। अब हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस जो है सिंधु नदी के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ से बात क्लियर है। अब चूंकि हमें पता है कि सिंधु नदी का कुछ हिस्सा अपने यहाँ से भी जा रहा है, पाकिस्तान से भी जा रहा है, तो इसके जल वितरण, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके जल वितरण को लेकर के ये ट्रीटी रही होगी। अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, तो उसी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं। इट इज़ ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी जिसको साइन किया गया था कराची में 1960 में। इसमें शामिल हुए थे इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट आयूब खान, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और बीच में था वर्ल्ड बैंक थर्ड पार्टी। बताया जा रहा है अंडर द ट्रीटी इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर वाटर फ्लोइंग इन द ईस्टर्न रिवर ब्यास, रवि और सतलुज। 3 नदियों का पानी कंट्रोल कर सकता है इंडिया, ब्यास, रावी और सतलुज। पाकिस्तान कंट्रोल करेगा द वेस्टर्न रिवर, पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम पाकिस्तान करेगा, जैसे कि इंडस है, चिनाब और झेलम। इंडिया कंट्रोल करेगा ब्यास, रावी और सतलुज, और पाकिस्तान सिंधु, चिनाब और झेलम। आगे बताया जा रहा है एज पर द ट्रीटी द वाटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मीट ट्वाइस ए ईयर, मतलब इसकी जो मीटिंग है साल में दो साल में एक बार होती है। एंड अरेंज टेक्निकल विजिट टू प्रोजेक्ट साइट एंड क्रिटिकल रिवर हेड वर्क्स। Both the sites are share detail of the water flow and the quantum of water being used under the treaty। अब जो दोनों साइड हैं वो शेयर करती हैं डिटेल ऑफ वाटर फ्लो, इसके अलावा क्वांटम ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड अंडर द ट्रीटी, कितना पानी हमने यूज़ करे हैं उसको भी यहाँ पर बताया जाना पड़ता है। ये यहाँ पर मैप में दिया गया है, इसको हम देख सकते हैं एकदम क्लियरली। इंडस, झेलम और चिनाब, इसको कंट्रोल करने का काम करता है पाकिस्तान। इनके पानी को यूज़ वो करेगा, और हम किसका करेंगे, हम रावी का करेंगे, व्यास का करेंगे और सतलुज का। परमानेंट इंडस कमीशन की यदि हम बात करें, द परमानेंट इंडस कमीशन इज़ ए बायलैटरल कमीशन ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान। इसको क्रिएट किया गया था ताकि इम्प्लीमेंट कर सकें और मैनेज कर सकें गोल्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो अभी हम जो पहले देखे हैं ये एक संधि को हमने देखे थे, लेकिन इस संधि को लागू करने के लिए एक कमीशन भी बनाया गया था जिसको हम परमानेंट इंडस कमीशन के नाम से जानते हैं।
द कमीशन अकॉर्डिंग टू द ट्रिटी मस्ट मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस ए ईयर। अब वो 2 साल में एक बार होनी थी और ये 1 साल में एक बार इसकी मीटिंग होनी जरूरी है। अल्टरनेटली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस साल यदि हमारे यहाँ हुआ तो अगले साल पाकिस्तान में होगा। द फंक्शंस ऑफ कमीशंस आर यहाँ पर बताए जाते हैं टू स्टडी एंड रिपोर्ट टू द टू गवर्नमेंट्स ऑन एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑन द वाटर ऑफ द रिवर। तो डेवलपमेंट हो रहा है पानी का रिवर के, तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का काम ये कमीशन करता है, उसका स्टडी करता है और उसकी रिपोर्टिंग करता है। इसके अलावा टू सॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर वाटर शेयरिंग, वाटर शेयरिंग से रिलेटेड यदि कोई विवाद है तो उसको भी सॉल्व करने का काम ही कमीशन करता है। इसके अलावा टू अरेंज टेक्निकल विजिट टू प्रोजेक्ट साइट, टेक्निकल विजिट प्रोवाइड करना। इसके अलावा क्रिटिकल रिवर हेड वर्क, ये इधर भी। इसके अलावा टू अंडरटेक वंस इन एवरी 5 years ए जनरल टूर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ रिवर्स फॉर एक्सलरेटिंग द फैक्ट। कुछ तथ्यों की जानकारी के लिए यहाँ पर टूर की भी बात करी जाती है हर 5 साल में। यहाँ पर एसर्टेन वर्ड आया है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ट्रिटी, ठीक है, नेसेसरी स्टेप उठाना ताकि इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके जो भी प्रोविजन उस ट्रिटी के अंतर्गत किए गए हैं। इसके बाद वाली एक न्यूज़ है जिसे हम देखने वाले हैं जो रिलेट करती है ईपीएफ से रिलेटेड, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड आई है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि। एक प्रकार का रिटायरमेंट प्लान रहता है। यदि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में भी हैं तो वहाँ पर भी इसका प्रावधान किया जाता है कि जब आप जॉब छोड़ेंगे या फिर रिटायरमेंट होंगे तो अब आपको एक मुश्त राशि मिलेगी। कुछ पैसा आपका कटेगा, कुछ कंट्रीब्यूट कंपनी करेगी। जैसे कि मान के चलो सेल में आप जॉब कर रहे हैं तो आपका 12% कटेगा, 12% कंपनी अपनी तरफ से मिलाएगी। तो इस प्रकार से 24% आपके बेसिक का 24% जो हिस्सा है आपका जमा होते जा रहा है ईपीएफ में, और जब आप रिटायर होंगे या फिर आप जॉब छोड़ेंगे तो ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा और उसमें आपको ब्याज मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि एक प्रकार का रिटायरमेंट प्लान होता है जिसे और बताया जाता है ये जो प्लानिंग रहती है इसको मैनेज करने का काम करता है एक संगठन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं। मैनेज करने का काम करता है इस पैसे को। ईएफ योजना में कर्मचारी और उसका जो नियोक्ता, मतलब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं। जैसे कि 12% वर्कर का कटेगा बेसिक का तो 12% कंपनी मिलाएगी। जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% रहता है। कंपनी के योगदान का 8.5 लगभग हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना के लिए जाता है। अब हम न्यूज़ की तरफ यदि देखें तो बताया जा रहा है ईपीएफओ ने प्लानिंग की है न्यू पेंशन स्कीम की। इट इज़ फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स विद बेसिक वेज ओवर 15,000 प्रति महीना जिसका बेसिक वेज है 15,000 से ज़्यादा, उनके लिए ये स्कीम ईपीएफओ लाने वाला है। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर रहा है, इंट्रोड्यूस करेगा एक न्यू पेंशन स्कीम प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्करों के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर उनको कहते हैं जिनकी काम करने के घंटे निर्धारित रहते हैं। इसके अलावा मंथली उनको पेमेंट टाइम टू टाइम मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की स्कीम मिलती है। वो सारे आ जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग आते हैं जो डेली के वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि खेतों में काम करने वाले मजदूर, दुकानों में काम करने वाले वर्कर इत्यादि। तो जो न्यू पेंशन प्रोडक्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्करों के लिए, हु गेट बेसिक वेजेस ऑफ मोर देन 15,000। अब जिनका बेसिक जो वेजेस है वो 15,000 से अधिक पाते हैं हर महीना में, आर नॉट मैंडेटरी कवर्ड अंडर इट्स एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। तो पहले क्या प्रावधान किया जाता था कि
जिनको 15,000 से ज़्यादा बेसिक वेजेस मिल रहा है वो इस EPS 95 की स्कीम में शामिल नहीं थे। अब वर्तमान की बात करी जा रही है ऑल दूस एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हुज बेसिक वेज, मतलब बेसिक पे प्लस DA दोनों को जोड़ दोगे तो 15,000 से ऊपर होना चाहिए हर महीने का। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस आर मैंडेटरली कवर्ड अंडर EPS 95। आज के टाइम में अब ये लोग इस योजना में शामिल हो जाएंगे। There has been demand for higher pension on higher contribution among the numbers of employees provident fund organization। बात करी जाती है कि डिमांड आ रही थी फॉर हायर पेंशन ऑन हायर कंट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो और ज़्यादा पेंशन पाओ। दस इट इज़ अंडर एक्टिव कंसिडरेशन टू ब्रिंग आउट ए न्यू पेंशन प्रोडक्ट या फिर स्कीम फॉर दोज हुज मंथली बेसिक वेजेस आर मोर देन 15,000। A source privy to the development said the proposal on this new pension product could come up for discussion at the meeting of EPO's apex decision making body Central Board of Trustees CBT। अब ये चीज़ भी किसके ऊपर पेंडिंग चली गई है? CBT के ऊपर। ये इसके ऊपर डिसीजन लेगा। During the meeting, a subcommittee constituted by the Central Board of Trustees on pension-related issue in November 2021 would also submit its report। अब इसको एक कमेटी है जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। The source said there were EPFO subscribers with monthly basic wages of more than 15,000 who are forced to contribute lower। अब जिनको 15,000 मिल रहा है उनको कहा जाता है कि आप 8.5% कटौती करवाइए। किसका? 15,000 पर मंथ का पुरानी प्लानिंग में। एंड 10 गेट लोअर पेंशन, अब इससे उनको कम पेंशन मिलेगी। द EPFO हैड अमेंडेड द स्कीम इन 2014 टू कैप मंथली पेंशनेबल बेसिक वेजेस ऑफ 15,000। इसको EPFO ने ही ये कैप लगाई थी। बाद में क्या होता? देयर वर डिमांड्स एंड डेलिब्रेशन टू राइज द थ्रेशोल्ड मंथली बेसिक वेजेस 25,000 बट द प्रपोजल वाज नॉट अप्रूव्ड। मतलब कि 15,000 का 8% कम कटेगा, 25,000 का 8% ज़्यादा कटेगा तो ज़्यादा पेंशन मिलेगी, इसीलिए ये डिमांड उठी थी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है जस्ट जानकारी के लिए है कि लेप्रोसी आखिर होता क्या है। व्हाट इज लेप्रोसी? लेप्रोसी इज ए डिसीज दैट काज सीवियर स्कारिंग, स्किन सोर्स एंड नर्व डैमेज इन द लिम्स। तो हमारे जो लिम्स रहते हैं वहाँ की जो नर्व रहती है वो कैसी हो जाती? डैमेज हो जाती है। ठीक है। शरीर के कौन कौन से हिस्से को ये प्रभावित करता है? श्लेष्मा झिल्ली को। ठीक है। लेप्रोसी इज क्रोनिक इन्फेक्शन दैट अफेक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अलावा हमारा जो नर्व सिस्टम है, एंड काज डिसकलरेशन, और जो कलर है ना, कलर जो कम हो जाना, इसके अलावा लम्प्स, डिसफिगरमेंट एंड डिफॉर्मिटीज इन स्किन, ये सारी चीज़ें लेप्रोसी बीमारी के द्वारा होती हैं। बताया जा रहा है चिल्ड्रन गेट मोर अफेक्टेड बाय दिस डिसीज देन एडल्ट। एडल्ट की अपेक्षा में बच्चों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट बताया जाता है 1,80,000 पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड गेट इन्फेक्टेड विथ लेप्रोसी। ऑल ओवर वर्ल्ड में लेप्रोसी के केसेस आप यदि देखोगे ना तो 1,80,000 है जो इससे प्रभावित है। द लेप्रोसी डिसीज मेनली अफेक्ट द पेरीफेरल नर्व, इसके अलावा स्किन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आई को। द मोस्ट प्रिवलेंट पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट। सांस के माध्यम से सबसे ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन होता है। लेप्रोसी इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट। इसके अलावा ये जो इंसेक्ट रहते हैं ना, इनके माध्यम से भी ये फैलती है। अब इंसेक्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, छोटे छोटे जो कीट पतंगे रहते हैं। एक न्यूज़ आई है फॉरेन वाले पेज से, ट्रम्प्स ऐप टू रोल आउट दिस वीक। इसी हफ्ते में ये ऐप जो है पेश हो जाएगा। फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स न्यू सोशल मीडिया वेंचर ट्रूथ सोशल विल लॉन्च ऑन एप्पल्स ऐप स्टोर दिस वीक। एप्पल फ़ोन के ऐप स्टोर में ये ऐप आने वाला है जिसका नाम है
ट्रुथ सोशल, ठीक है। ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव डेविन न्यून्स ने ऐसा कहा संडे के दिन। दिस वीक वी विल बिगिन टू रोल आउट ऑन द एप्पल ऐप स्टोर। मिस्टर न्यून्स एक फॉर्मर रिपब्लिकन यूएस रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा, आई थिंक बाई द एंड ऑफ मार्च वी आर गोइंग टू बी फुली ऑपरेशनल विद एटलीस्ट विद इन द यूएस। कम से कम यूएस में तो चालू हो ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप चल रही है उसको लेकर के। अभी जो नया नया एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर के ये न्यूज़ आई, तो कुछ फैक्ट भी यहाँ पर हम जानेंगे, जैसे कि सेपा के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हमें सीखने को मिलेंगी। सेपा का साइन हुआ था, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं। तो सेपा के बारे में बात बताई जाती है। सेपा आखिर क्या है? सेपा एक प्रकार का बाइलेटरल ट्रेड पैक्ट होता है, संधि होती है, दैट विल कवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एज वेल एज सर्विसेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बूम बाई $15 बिलियन इन कमिंग 5 years। ठीक है, ये दो देशों के बीच में ट्रेड का एक अनुबंध रहता है जो कि कवर करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। 90% हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको ये कवर करता है। इसके अलावा सर्विस वाला सेक्टर जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है बढ़ोतरी होगी इसमें $15 बिलियन की आने वाले 5 साल में। द डील आल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटी डंपिंग मेजर्स एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लासेस। The India-UAE economic relations at present is shaped by remittance। ठीक है, अब ये जो शेप है इंडिया और यूएई इकोनॉमिक रिलेशन का, वो शेप कैसा है? रेमिटांस वाला है। ठीक है, रेमिटांस मतलब हमारे वर्कर वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और पैसा इंडिया भेजते हैं। द remittance are expected to rise with full economic recovery of UAE's post-pandemic economy। लेकिन ये और बढ़ जाएगा। The FTA will also help in increasing remittance as Indian investment in UAE will bring more Indian employees into the Gulf country। अब निवेश बढ़ेगा, नई नई कंपनियां खड़ी होंगी, तो हमारे यहाँ की जो वर्कर है और भी ज़्यादा वहाँ पर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। What is the India UAE SEPA about? तो कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक प्रकार का बाइलेटरल ट्रेड पैक्ट रहता है जो कि कवर करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। ऐसा कहना है कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का। दिस विल इंक्लूड लेदर, processed agriculture and dairy product, handicraft, gems and jewelry, furniture, pharmaceutical, food and beverage, engineering के product and nearly the entire spectrum of its item produced by the Indian economy। क्या क्या चीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट होने वाली है, किस किस चीज़ों का ट्रेड होगा, ये बात बताई जाती है। अपार्ट फ्रॉम द गुड सेक्टर इट विल आल्सो इंक्लूड द सर्विस सेक्टर। इंडियन ऑफिशियल सेड they expect the service sector to boom by $15 billion in the coming 5 years। इसके अलावा यहाँ पर एंटी डंपिंग मेजर की बात करी जाती है जिसके अंतर्गत कोई जो थर्ड पार्टी देश है वो यूएई में इन्वेस्ट करके हो सकता है सस्ते दामों पर इंडिया में अपना माल बेच दे। तो इसके लिए इंडिया ने प्रावधान किया है कि कम से भी कम उसके प्रोडक्ट में 40% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तब जाके यूएई का जो माल है वो यहाँ पर इंडिया में बेच सकता है। अब आगे इसमें बताया जाता है हाउ विल द ट्रेड पैक्ट बेनिफिट इंडिया यूएई इकोनॉमिक टाइज। तो दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है वो किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचने वाला है। इंडिया यूएई इकोनॉमिक टाइज आर मार्क्ड बाय द फ्लो ऑफ रिमिटांस। रिमिटांस मतलब कि हमारे इंडियंस जो वहाँ जाके काम करते हैं और जो पैसा इंडिया में भेजते हैं उसको यहाँ रिमिटांस कहा जाता है। फ्रॉम द ऑयल रिच गल्फ कंट्री टू इंडिया द कंट्री होस्ट एटलीस्ट 3 मिलियन इंडियन।
तो यूएई में 3 मिलियन इंडियन रहते हैं हु वर्क इन डाइवर्स सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में ये लोग काम करते हैं ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एमिराट्स एंड प्रोवाइड इट विथ वाइटल मैन पावर सपोर्ट। इसके अलावा वो वहाँ मैन पावर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक स्टडी का यहाँ पर जिक्र किया जाता है 82% ऑफ इंडियाज टोटल रेमिटांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम 7 कंट्रीज, जिसमें शामिल है गल्फ कंट्री जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। जितना भी रेमिटांस आ रहा है उसका 82% तो ये 7 देशों से आता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। 2019 की बात करी जाती है, इंडिया ने रिसीव किया था $83 बिलियन फ्रॉम गल्फ रीजन्स। द फिगर वाज मार्जिनली अफेक्टेड इन 2020, जबकि लार्ज नंबर ऑफ इंडियन वर्कर रिटर्न होम बिकॉज ऑफ कोरोना। The Indian UAE economic relation at present is shaped by the remittance that remain much greater than the $60 billion bilateral trade. इसके अलावा जो रेमिटांस है आर एक्सपेक्टेड टू राइज विथ फुल इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ यूएईज पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी। और कहा जाता है ये जो रेमिटांस है ना ये और भी बढ़ जाएगा जैसे जैसे कोरोना से रिकवर होते जाएगा यूएई। अब एक बात यहाँ पर करी जाती है वेस्टर्न क्वाड की, तो इसका रेफरेंस मोदी ने क्यों दिया था, इसको लेकर के ये बात करी जाती है। द वेस्टर्न क्वाड, इसमें कौन कौन शामिल है, इजराइल, इंडिया, यूएई और अमेरिका, नया ये क्वाड ग्रुप है। तो हैज़ बीन ए रीजनल फैक्टर एवर सिंस इट वाज कन्वेंड लास्ट अक्टूबर। तो इसका आयोजन किया था गया था लास्ट अक्टूबर में, विच वाज फॉलोड बाई ए मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द 4 कंट्रीज। तो इन सभी के मिनिस्ट्रियों की बैठक यहाँ पर हुई थी। आगे बताया जा रहा है तो जो वेस्टर्न क्वाड है इज मार्क्ड बाय द डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज between Israel and United Arab Emirates, which recently hosted Israeli Prime Minister Naftali Bennett। तो कुल मिला के यहाँ पर एक बात करी जाती है कि यूएई कोरोना के चलते चलते जो उसको लॉस हुआ है वो दोनों हाथों से उसको कवर करना चाहता है। एक तरफ इंडिया, साउथ एशिया है और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन कोस्ट वाले देश जिसमें तुर्की भी शामिल है। यूएसए और यूएई आर अमंग द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बड़े बड़े पार्टनरों में शामिल हैं अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। एंड Israel is among the top technology support provider of India. All four are connected by currents of security and trade. सिक्योरिटी और ट्रेड के माध्यम से ये सब जुड़े हुए हैं। अब इसमें बताया जाता है व्हाट विल बी द इमीडिएट आउटपुट ऑफ द एफटीए यदि साइन हो जाता है तो इससे क्या आउटपुट निकल करके आएगा। द एफटीए विल अलाउ गुड्स फ्रॉम यूएई स्पेशली द famed deities of UAE to enter India. Most of Indian exports similarly will benefit from zero tariff that UAE is expected to grant। मतलब कि ना तो वो ज़्यादा टैक्स लगाएगा टैरिफ और ना तो हम ज़्यादा टैक्स टैरिफ लगाने वाले। दिस मूव विल अलाउ इंक्रीज्ड विजिबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन यूएई। हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके देश में देखने को मिल जाएंगे आपको। द रिडक्शन इन टैरिफ फॉर इंडियन ज्वेलरी एंड जेम विल अलाउ इट टू इंटर यूएई इन ग्रेटर वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा फिर हमारे जो ज्वेलरी है वहाँ पर दिखने वाली वहाँ के मार्केट में। हाउ इज़ द सेपा डिफरेंट फ्रॉम अदर सच ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया इज नेगोशिएटिंग विद कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो जो सेपा जो हम साइन किए हैं यूएई के साथ में और अलग अलग जो एग्रीमेंट हमारे चल रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी एग्रीमेंट है तो वो किस प्रकार से अलग यहाँ पर बताया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द अदर एग्रीमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट या फिर इंटरिम एग्रीमेंट टिल बोथ साइड कंक्लूड द फाइनल एग्रीमेंट इन ए कम्प्रहेंसिव मैनर। मतलब कि ये लास्ट एकदम फाइनल एग्रीमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इसके बाद भी उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है या फिर उनको लास्ट एग्रीमेंट बनाया जाता है। लेकिन जो इंडिया और यूएई एफटीए है हाउ एवर इज ए कम्प्रहेंसिव इन नेचर अनाउंस्ड बाय पीयूष गोयल।
जैसे अदर जो एग्रीमेंट हैं उनमें बताया जाता है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड गुड और प्रोडक्ट, लेकिन जो सेपा है विल हैव ए ग्रेटर स्प्रेड ऑफ बोथ गुड और सर्विस सेक्टर, दोनों शामिल इसमें। तो व्हेन विल द एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट, कब से ये इफेक्ट में आ जाएगा? Though the signing of the agreement took place on फरवरी 18, it is not likely to come into force immediately। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ही ये immediately इफेक्ट में आ जाने वाला है। As the United Arab Emirates has not yet completed the necessary official procedure, अभी उनकी तरफ से आधिकारिक तौर से काम पूरा भी नहीं किया गया है। This process will take 60 days at least, and India has expressed hope that SEPA will be in the phase of implementation after 1 मई। 1 मई के बाद से ये लागू हो जाएगा, ऐसा इंडिया की तरफ से कहा जाता है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है PMLA एक्ट से रिलेटेड। बताया जा रहा है द डेस्पोटिक नेचर ऑफ PMLA, मतलब कि तानाशाही जो स्वरूप इस कानून के माध्यम से दिया जाता है उसके बारे में ये न्यूज़ आई है। PMLA, व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हाउ हैज़ इट बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो इस कानून को लेकर के क्यों विवाद है या फिर विरोध है इसका, यहाँ पर ये बात बताई जाती। द ड्रैकोनियन PMLA ऑफ 2002 हैज़ इवॉल्व्ड एज द गवर्नमेंट्स हैचेट लॉ। तो गवर्नमेंट का हैचेट लॉ कहा जाता है, कुल्हाड़ी वाला। इन रिसेंट ईयर कंसिडरिंग द सीरीज ऑफ रेड एंड अरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन। तो इसमें इस कानून के अंतर्गत रेड पाड़े जाते हैं, अरेस्ट किया जाता है पॉलिटिशियन को, उनके रिलेटिव को, इसके अलावा एक्टिविस्ट लोगों को। मोस्ट ऑफ देम हु आर क्रिटिकल ऑफ द रूलिंग रिजीम, मतलब कि यदि कोई भी जो है अभी वर्तमान की जो रिजीम है, सरकार है, उसका यदि क्रिटिकल रहता है मतलब क्रिटिक्स करता है, क्रिटिज्म करता है, द unease about the law has become so reef that a bunch of petitions filed by people across the country have questioned the almost blanket power given to ED through this law। ED को जो पावर दी गई है इसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। इसको बताया जा रहा है कि कब से ये इनेक्टेड रहा, कब से ये एक्ट में आया है, तो 2002। रिस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट इंक्लूडिंग द वियना कन्वेंशन टू कम्बैट द मीनांस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने ये कानून बना के लाई थी। स्टेमिंग फ्रॉम द ट्रेड ऑफ ड्रग एंड नारकोटिक एंड द ऑर्गेनाइज क्राइम दैट गोज विद इट। तो इसके चलते चलते जो ड्रग्स और नारकोटिक्स हैं, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें जो यूज़ पैसा किया जाता है उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया था।